नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम लेक्चर विद गोविंद में भरपूर स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है विधायिका के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विधायिका के ऊपर कि विधायिका क्या होती है। यह हमारी सीरीज 11th क्लास की सीरीज एनसीईआरटी की सीरीज में आज हमारा 5वां चैप्टर है विधायिका के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विधायिका क्या होती है, साथ में हम समझेंगे कि विधायिका की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं बिल्कुल छोटे स्तर से। यूँ समझ के चलते हैं कि आज हम पहली बार विधायिका को पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पहली बार विधायिका को पढ़ने जा रहे हैं, विधायिका को समझने जा रहे हैं। जब भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया तो संविधान निर्माताओं ने पूरी की पूरी जो संविधान की ग्रंथ है, जिसको हम संविधान का किताब कहते हैं, वो पूरी की पूरी भारत को दे दिया। और वो भी 3 संगठन या 3 व्यवस्था के हाथ में दे दिया। यूँ समझ लीजिए 3 व्यवस्था के हाथ में दे दिया गया। वो सारी की सारी शक्ति, एक पूरा का पूरा भारत चलाने की शक्ति जो है इन 3 जनों के हाथ में दे दिया गया, जिसे हम अंग कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, जिसे हम अंग कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। और वो अंग और स्तंभ क्या है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये 3 अंग है सरकार के, 3 स्तंभ है सरकार के, जिसमें से हमने कार्यपालिका की चर्चा पहले की वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वीडियो जाके जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि विधायिका क्या होती है। विधायिका क्या होती है, क्या होती है। आज के इस वीडियो में समझेंगे विधायिका क्या होती है। समझते हैं क्या होती है विधायिका बिल्कुल सामान्य शब्दों में। विधायिका की अगर हम बात करें तो विधायिका राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत एक ऐसा संगठन या एक कह लीजिए एक ऐसी इकाई है जो कि हमारे नीति निर्माण करता है, नीति को बदलने का काम करता है, नीति में बदलाव करता है, साथ में नीति में बनाता है, नीति को बनाता है और बदलाव करता है, साथ में नीति कोई गलत बन चुकी है उसको हटाता है। यानी सामान्य शब्दों में कहें तो नीति निर्माण करता होता है हमारा विधायक। विधायिका जो है वो हमारा निर्माण करता होता है। निर्माण करता होता है किसका? नीति निर्माण करता होता है। नीति निर्माण करता होता है हमारा विधायिका। अब बात कर ली हमने विधायिका की। विधायिका जो है हमारा जो है भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर विधायिका द्विसदनीय प्रणाली में है। द्विसदनीय प्रणाली जिसे हम संसद कहते हैं, विधायिका हमारा संसद में ही जाके कानून का, नीति का निर्माण, नीति को बदलने का कार्य, नए नीति को लागू करने का कार्य, ये सब करता है हमारा विधायिका संसद में ही बैठ के। अब समझ लेते हैं संसद को कि संसद क्या होती है। तो संसद जो है वो 3 अंगों से मिलकर बनती है। संसद 3 जनों से मिलकर बनती है। संसद किस किस से मिलकर बनती है? संसद जो है सबसे पहले बनती है लोकसभा। दूसरे नंबर पे आता है हमारा राज्यसभा। और तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। ये 3 जो है संसद के अंग कह लीजिए। इन तीनों के द्वारा ही संसद का निर्माण होता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों के द्वारा ही संसद का निर्माण होता है। अब जो हम जानेंगे कि विधायिका के अंतर्गत संसद का निर्माण इन तीनों के द्वारा होता है, समझ गए। अब जो संसद की चर्चा है भारतीय संविधान के भाग 5 में है। संसद की जो चर्चा है भारतीय संविधान के भाग 5 में है। अनुच्छेद 79 से 122 तक, 79 से लेके 122 अनुच्छेद तक संसद की चर्चा करी गई है। संसद के अंतर्गत कहा गया है, संसद का निर्माण की बात करी गई है, संसद के गठन की बात करी गई है, संसद की संरचना, संसद के कार्य, संसद की शक्तियां, इन सारी चीजों की चर्चा 79 से 122 भाग 5 के अंतर्गत चर्चा करी गई है। समझते हैं लोकसभा राज्यसभा क्या होती है। आज सिर्फ हमें एक लोकसभा राज्यसभा पे एक झलक देखेंगे। इसके ऊपर अगली वीडियो आएगी बिल्कुल विस्तृत रूप से कि राज्यसभा क्या होती है, राज्यसभा की शक्तियाँ, राज्यसभा के कार्य, लोकसभा क्या होते हैं, लोकसभा की शक्तियाँ, लोकसभा के कार्य, उस पर हम अगली वीडियो करेंगे। आज सिर्फ एक झलक देखेंगे कि लोकसभा क्या होती है। दूसरे नंबर पर राज्यसभा क्या होती है, तो राज्यसभा। लोकसभा हमारा होता है निम्न सदन, जिसे हम निचला सदन भी कहते हैं। दूसरा ये हमारा होता है उच्च सदन।
उच्च सदन ये हमारा होता है। राज्यसभा हमारा उच्च सदन होता है और लोकसभा हमारा निचला सदन होता है। ये जो पद्धति हमने ली है वो ब्रिटेन से ली है। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स उच्च और निम्न सदन कहलाता है। सेम टू सेम हमने यहाँ पे लिया है, हम बस नाम में अंतर है, बाद बाकी सारी व्यवस्थाएं वैसे ही करती है लोकसभा, राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये तो बात हो गई इसकी। लोकसभा के अंतर्गत जितने भी प्रतिनिधि है वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुनते हैं? जनता के द्वारा। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इनका बाकायदा वोटिंग होती है। आप वोट भी देते होंगे लोकसभा चुनाव में, जब आप अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं तो वहीं से ये विधायिकागण, लोकसभा के सदस्यों का निर्माण होता है। अब बात आती है राज्यसभा की। राज्यसभा का कोई चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। राज्यसभा का कोई भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। ये जो है, ये जो संगठन है, ये राज्य और संघ से मिलकर बनता है। ये राज्य संघ से मिलकर बनता है, मिलकर। इसमें राज्य और संघ के सदस्य आके बैठते हैं, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राज्यसभा के अंतर्गत कितने सदस्य होते हैं कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथ में लोकसभा के अंतर्गत कितने सदस्य होते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कमेंट करके बताइएगा। इन सारी चीज़ों की चर्चा हमने पहले की वीडियो में कर रखी थी। लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कमेंट करके बताइएगा। ये सारे आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कितनी होती है। तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यानी जो हमारा उच्च सदन है वो राज्य और संघ की व्यवस्था करता है। उनके क्षेत्र से प्रतिनिधि चुन बैठते हैं वहाँ पे और बारी बारी से बैठते हैं और ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा की व्यवस्था की देखा जाए तो ये 1861 का एक्ट जब मैंने पढ़ाया था, 1861 का एक्ट, उसमें आप देखिएगा कि उसमें भारतीयों को सभी निर्माण में शामिल किया गया था। ब्रिटिश में कार्यप्रणाली के अंतर्गत भारतीयों को भी शामिल किया गया था। सेम टू सेम उनका चुनाव कुछ नहीं होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सेम टू सेम राज्यसभा का भी ऐसा ही हालात है। राज्यसभा के अंतर्गत भी वो उनको चुनते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, उनका कोई चुनाव नहीं होता राज्यसभा के सदस्यों का। बात ध्यान रखना। अब बात ये कर लेते हैं कि हमारे देश में 2 सदन की क्यों आवश्यकता पड़ती है। 2 सदन की आवश्यकता क्या पड़ती है, हमें आखिर क्यों आवश्यकता है 2 सदन की। हमारे पास 2 सदन है। 2 सदन की आवश्यकता क्या है? 2 सदन की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता क्या है? भारतीय संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो 2 सदन, संसद के अंतर्गत 2 सदन लाए। एक था हमारा लोकसभा, एक हमारा लोकसभा और दूसरा था हमारा राज्यसभा। राज्यसभा, इन 2 सदन का निर्माण किया। अगर हम कोई भी विधेयक को अगर कोई पास करता है तो इन दोनों सदनों से होकर गुजरना पड़ता है, इन दोनों सदनों से होकर गुजरना पड़ता है। हमारा जो भारत है वो बहुत ही विविधताओं भरा देश है। अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक समुदाय हमारे भारत देश के अंतर्गत रहते हैं। उसी को देखते हुए 2 सदन की व्यवस्था करी गई। उसी को देखते हुए 2 सदन की व्यवस्था करी गई। समझते हैं 2 सदन की व्यवस्था क्यों करी गई। सबसे पहला पॉइंट कि इसके अंतर्गत विचार के लिए अत्यधिक समय मिलता है। विचार विमर्श के लिए अत्यधिक समय मिलता है। विचार विमर्श के लिए अत्यधिक समय, विचार विमर्श के लिए अत्यधिक समय मिलता है इसके अंतर्गत। विचार विमर्श कैसा सर, समझिए। अगर कोई कानून विधेयक आता है, मान लीजिए कि हमारे पास लोकसभा ही है और एक ही सदन है, सिर्फ वही पास कर दे, पास माना जाएगा, राज्यसभा की कोई वैल्यू ही नहीं रहती। तो उस स्थिति में क्या होगा, कोई एक ऐसा कानून आ जाए जो कि सिर्फ कुछ जाति, कुछ समुदायों के लिए ही हितकारी हो, सभी समुदाय के लिए हितकारी नहीं हो, और साथ में वो जो लोकसभा के अंतर्गत बैठे सदस्य हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हितकारी हो, उनकी शक्तियों को और अत्यधिक बढ़ा दे। तो कहीं ना कहीं शक्तियों को रोकने के लिए ही ये विचार विमर्श का समय दिया गया, ताकि ऐसे कानून का निर्माण ही ना हो सके जिसके कारण कि आगे चलकर उसमें कुछ दिक्कत आए। क्योंकि हमारे संविधान निर्माता काफ़ी ज़्यादा बुद्धिजीवी थे, उन्होंने भविष्य को देखते हुए ये
व्यवस्था करी गई, दो व्यवस्था करी, जिससे कि आगे जाके कोई भी असहमति ना हो पाए, कोई भी असहमति ना हो पाए। दूसरा पॉइंट इसमें यह आता है कि विभिन्न समुदाय के कारण, विभिन्न समुदाय के कारण, विभिन्न समुदाय के कारण, सर विभिन्न समुदाय के कारण दो सदन कैसे? समझिए, हमारा देश बहुत बड़ा देश है, विविधता बड़ा देश है, विभिन्न समुदाय हमारे देश के अंतर्गत रहते हैं, लेकिन हर एक समुदाय का प्रतिनिधित्व भी तो होना चाहिए। तभी तो अगर उसके विरोध की, उस समुदाय के विरोध की बात चले तो कोई तो होना चाहिए उसको विरोध को रोकने के लिए, उस कानून को रोकने के लिए। राज्यसभा का निर्माण ही इसलिए किया गया है ताकि हर एक क्षेत्र में से एक प्रतिनिधित्व वहाँ पे आके बैठे संसद के अंतर्गत, और वो देखे कि कहीं मेरे समुदाय के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं कोई ऐसा कानून तो नहीं बन रहा जो सिर्फ एक समुदाय के हितकारी के लिए लाभदायक हो। वो इस सारी चीज़ों का देखने के लिए बनाया गया है, विभिन्न समुदाय के लिए भी ये देखा गया है। तीसरी बात, इसमें सर्वशक्तिमान नहीं बनाना, किसी को सर्वशक्तिमान नहीं बनने देना, सर्वशक्तिमान जो है नहीं बनने देना, सर्वशक्तिमान, इसमें जो सबसे बात है सर्वशक्तिमान नहीं बनने देना, सर्वशक्तिमान नहीं बनने देना। समझिए, सर्वशक्तिमान यहाँ पे यह है कि अगर एक सदन को वरीयता देते तो कहीं ना कहीं वो, क्योंकि वो जनता के द्वारा लोकसभा चुनाव आया हुआ है, और 5 साल तो फिर वो ऐसे ऐसे कानून बनाएगा जो कि अन्य समुदाय या पूरे देश के लिए अहितकारी हो जाएगा, अहितकारी हो जाएगा। इसलिए सर्वशक्तिमान उसको नहीं होने देना, इसलिए 2 सदन की व्यवस्था करी गई। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने 2 सदन की व्यवस्था क्यों करी? कि किसी विधेयक पर अत्यधिक समय तक विचार विमर्श होगा तो उसमें कमी की संभावना बहुत ना के बराबर है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए विधायक 2 सदन की व्यवस्था करे गई, इन सारी चीज़ों को देखते हुए 2 सदन की व्यवस्था करी गई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर, लोकसभा क्या होती है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि लोकसभा क्या होती है, और फिर हम समझेंगे राज्यसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, अगली वीडियो में हम समझेंगे। और साथ में इन दोनों में अंतर को भी समझेंगे कि उच्च सदन निचले सदन की शक्तियां, कार्य, सारी चीज़ों की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो का यहीं पे समापन करते हैं, और वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करें, साथ में सब्सक्राइब भी जरूर करते चलें। जो चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और साथ में